विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। हिस्ट्री कर रहे थे हम। आज हमने 1857 का विद्रोह करना है। कल 1857 से रिलेटेड जितनी भी बुक्स थी, जितने भी विद्रोह को दबाने वाले अंग्रेज अधिकारी थे, उन सबके बारे में किया। तो आज 1857 को डिटेल में कर रहे हैं, ठीक है। 1757 प्लासी का युद्ध याद है। 100 साल बाद 1857 का विद्रोह। कुछ अंग्रेज इतिहासकारों ने यह भी कहा है कि 100 साल बाद बदला लिया कि भारतीयों ने किसके, प्लासी का बदला है कि ये कौन, 1857 का रिवोल्ट, ठीक है। 1757 में प्लासी की लड़ाई और 1857 के विद्रोह के बीच ब्रिटिश शासन ने भारत में अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए थे। कितने? 100 वर्ष पूरे कर लिए थे। भारत में ब्रिटिश शासन के प्रथम 100 वर्षों में कई बार ब्रिटिश सत्ता को भारतीयों से चुनौती मिली, जिसमें अनेक सैनिक उपद्रव हुए, स्थानीय बगावतें हुई, ठीक है। लेकिन वो बहुत बड़ी नहीं थी। स्थानीय उपद्रव मतलब छोटे मोटे उपद्रव जिन्हें कहा जाता है, और स्थानीय बगावतें मतलब छोटी मोटी बगावतें जिन्हें आसानी से क्या कर दिया गया था, दबा दिया गया था। लेकिन 1857 का जो विद्रोह था, उसका जो स्वरूप था वो काफी क्या था, बड़ा था, है ना। इस समय के अधिकांश आंदोलन ब्रिटिश शासन के विरुद्ध व्यापक असंतोष तथा व्यक्तिगत शिकायतों के कारण हुए थे। ये ध्यान रखना, आपको ये भाषा पकड़नी है। क्या करनी है? ये भाषा को पकड़ बनानी है। मैंने कहा प्री निकल जाएगा, मेंस निकालने के लिए भाषा पर क्या चाहिए, पकड़ चाहिए। क्योंकि लिखना होता है। क्या करना होता है? लिखना होता है वहां पर, वो भी बिना देखे। वो भी ऐसा नहीं होता कि रात को आपने रिवाइज किया और सुबह आप क्या लिखने चले गए। 4 दिन में 7 पेपर देने होते हैं भाई। पहले दिन आपने हिंदी दिया, फिर हिस्ट्री दिया, है ना। तो हिंदी और हिस्ट्री के बीच में कुछ घंटे मिलेंगे, उसमें क्या करोगे आप? अपना लंच करोगे या रिवाइज करोगे? थोड़ा बहुत रिवाइज कर सकते हो। तो यानी पहले का पढ़ा हुआ ही काम आना। तो बार बार आपने क्या करना है, इन शब्दों को पकड़कर लिखना है कि अधिकांश आंदोलन जो थे वो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध व्यापक असंतोष तथा व्यक्तिगत शिकायतों के कारण थे। किसके कारण थे? व्यक्तिगत शिकायतों के कारण थे। जहां एक और अंग्रेजी प्रशासन द्वारा विस्थापित शासकों तथा सामंतों ने अपनी प्रजा अथवा सैनिकों की सहायता से अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने का प्रयास किया, वहीं सरकार के विरुद्ध किसानों का असंतोष उनकी भू राजस्व नीति के कारण था। क्या था? किसान असंतुष्ट क्यों थे? क्योंकि अंग्रेजों की जो भू राजस्व नीति थी, उससे इतना ज्यादा शोषण हो गया था किसानों का। क्या? इतना मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। तो यानी इतना डराया उन्होंने कि एक दिन डर खत्म हो गया। जब डर खत्म होता है तो बगावत होती है। क्या होती है? क्रांति होती है। फिर किसानों में भी हुआ ऐसा, है ना। तो अंग्रेजी प्रशासन द्वारा विस्थापित शासकों तथा सामंतों, सामंत मतलब छोटे छोटे जो राजा होते हैं, सामंत जमींदार, ठीक है, ने अपनी प्रजा अथवा सैनिकों की सहायता से अपनी खोई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने का प्रयास किया। वहीं सरकार के विरुद्ध किसानों का असंतोष क्या था? उनकी भू राजस्व नीति, भू राजस्व नीति के कारण था, जिसमें बिचौलियों ने आदिवासियों का शोषण किया था। किसने? बिचौलियों ने आदिवासियों का शोषण किया था। भारत में अंग्रेज नीति के विरुद्ध पनप रहे असंतोष का शायद शासक वर्ग को पूर्वाभास हो चुका था, इसलिए कैनिंग ने यह आशंका व्यक्त की थी। कैनिंग जब आया, भाई कैनिंग के समय हुआ 1857 का रिवोल्ट। किसके समय? उससे पहले डलहौजी था। मैंने आपको बताया भी कि डलहौजी ने इतना बड़ा साम्राज्य कर दिया था यहाँ पर, किसी पर कुशासन का आरोप लगाया जाए। डलहौजी की हड़प नीति बोलते ना, हड़प दी है उसने कई राज्य। कैनिंग की समझ में आ गया था, तो कैनिंग ने कहा था, कैनिंग ने आशंका व्यक्त की थी कि हमें यह कदाचित नहीं भूलना चाहिए कि भारत के शांत आकाश में, भारत के इस शांत आकाश में कभी भी एक छोटी सी बदली उत्पन्न हो सकती है। बदली मतलब बादल का एक छोटा सा टुकड़ा। वो कोड वर्ड में बोल रहा था। दरअसल एक बदली उत्पन्न हो सकती है जिसका आकार पहले तो मनुष्य की हथेली से बड़ा नहीं होगा, किंतु जो उत्तरोत्तर विराट रूप धारण करके अंत में वृष्टि विस्फोट के द्वारा हमारी बर्बादी का कारण बन सकती है। यानी कोड वर्ड्स में उसने बोल दिया था कि पहले एक छोटा सा क्या होगा, जैसे हुआ ही चर्बी वाले कारतूसों से चिंगारी उठी, सैनिकों ने विद्रोह किया, और उसके बाद क्या हुआ? पूरे देश में अलग अलग जगह पर क्या हो गया? विद्रोह हो गया। तो कैनिंग ने इस चीज की आशंका व्यक्त कर ली थी। उत्तर प्रदेश पीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया, शायद यूपीएससी में भी सब्जेक्ट जब हुआ करता था वहां पर भी एक क्वेश्चन बन चुका है कि यह कथन किसका है? आंसर कैनिंग का है। किसका है? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। 1857 के विद्रोह के फूटने से पूर्व भारत में कई स्थानों पर विद्रोह के स्वर फूटने लगे थे। जैसे क्या हुआ था कि 1764 में बक्सर के युद्ध के समय, किस समय?
जब बक्सर का युद्ध चल रहा था उस समय हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ रही सेना के कुछ सिपाही विद्रोह करके मीर कासिम से मिल गए थे। ये पहली घटना नहीं थी जो सिपाहियों ने विद्रोह किया था, पहले भी किया था सिपाहियों ने। यानी हेक्टर मुनरो के सिपाही कहाँ मिल गए थे? मीर कासिम से मिल गए थे। ठीक है। दूसरी घटना क्या हुई थी? 1806 में वेल्लोर मठ में कुछ भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों द्वारा अपने सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप के कारण विद्रोह कर मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया था। किसके समय? समय नहीं, जगह, वेल्लोर मठ। कहां पर? वेल्लोर मठ में कुछ भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों द्वारा सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप के कारण विद्रोह करके मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया था। ठीक है। 1842 में वर्मा युद्ध के लिए भेजी गई ब्रिटिश भारत की सेना की 47वीं पैदल सैन्य टुकड़ी के कुछ सिपाहियों ने उचित भत्ता न मिलने के कारण विद्रोह कर दिया था। किसमें? 47वीं पैदल सैन्य टुकड़ी कहां भेजा गया? बर्मा युद्ध में भेजा गया। अरे भाई, वैसे भी भारतीय विदेश जाना, समुद्री यात्रा करना पाप मानते थे। क्या मानते थे? हमारे देश में पूर्वजों ने पहले ही लिख दिया था विदेश यात्रा करना पाप है। शायद गए होंगे कुछ लोग, वहां से भ्रष्ट होके आए होंगे या कोई बीमारी लेके आए होंगे, जो भी हुआ होगा। ठीक है। तो समुद्री यात्रा को वैसे ही पाप मानते थे। अंग्रेज क्या करते थे? बर्मा भी भेज रहे हैं, इधर भी भेज रहे, समुद्री यात्राएं भी कराते थे। समझ में आया? नौसेना में भी भेजते थे। चलो जी। 1825 में असम स्थित तोपखाने में विद्रोह हुआ था। कहां पर? असम में भी विद्रोह हुआ था। 1844 में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री तथा 64वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने उचित भत्ते के अभाव में सिंध के सैन्य अभियान पर जाने से इनकार कर दिया था। सिंध पाकिस्तान में पड़ता है आज, बिना सिंध के हिंद नहीं, है ना। तो सिंध के सैन्य अभियान को जाने से इनकार कर दिया था। 1849-50 में पंजाब स्थित गोविंदगढ़ में एक रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया था। तो ऐसे छोटे मोटे विद्रोह होते रहे थे, लेकिन एक जो बड़ा विद्रोह हुआ वो 1857 में हुआ। अब 1857 के विद्रोह के कारण, ये अपने आप में एक मेंस का क्वेश्चन होता है। आपने मेंस के हिसाब से क्या करना, तैयार करना है। इसको खाली पढ़ा नहीं जाता है। विद्रोह के कारणों को आपने क्या करना है, पहले बांटना है उसको। राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, अलग अलग कारणों में, और अलग अलग कारणों में थोड़ा थोड़ा लिखना आना चाहिए। विद्रोह के कारणों को आपको 250 शब्दों में तैयार करना है, 125 शब्दों में तैयार करना है। कितने? इसमें ज्यादा लिखा हुआ होगा, लेकिन आपने कटिंग करके क्या करना है, वही है कला। क्या है? उसी को बोलते हैं लेखन कला। कि मेंस में इतना ज्यादा आप जानते हो, लिखना इतना है। कैसे लिखोगे और क्या लिखोगे, ये निकालना पड़ता है। ठीक है। 1857 के विद्रोह के स्वरूप और कारणों के बारे में इतिहासकारों में पर्याप्त मतभेद हैं। अंग्रेजों और भारतीय विद्वानों में अधिकांश विद्रोह का कारण सैनिकों की शिकायतें और चर्बी युक्त कारतूस को मानते हैं। किसको मानते हैं? सैनिकों की शिकायत। सैनिकों की शिकायतें क्या होती थी कि उचित भत्ता नहीं मिल रहा है, समुद्र यात्रा करवा रहे हैं, हमारे धर्म के विरुद्ध कार्य हो रहा है, ऐसा करते थे वो। ठीक है। चर्बी युक्त कारतूस को मानते थे। आधुनिक खोजों से यह बात करीब करीब सिद्ध हो चुकी है कि सैनिक असंतोष के लिए चर्बी युक्त कारतूस एकमात्र कारण है, ना तो एकमात्र कारण है और ना ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण। क्या? लेकिन ये भी बात है कि चर्बी युक्त कारतूस में जो कारतूस थे उनको मुंह से खींचना पड़ता था। उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र थी और जो सुअर होता है वो मुस्लिमों के लिए हराम होता है ना। तो दोनों ने ही अपने धर्म के विरुद्ध माना। अब अगर कोई सिपाही छुट्टी जाता था तो ये बोला जाता था कि भाई, जैसे पता चल गया माना गांव में कि भाई ये सिपाही है, चर्बी युक्त कारतूस गाय की चर्बी मुंह से खींचता है, इसका मतलब वो अब अपवित्र हो चुका है। अब वो अपने पत्नी, बच्चों, माता पिता जिसको भी छुएगा वो भी क्या हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे। उनका हुक्का पानी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उनको गांव से हो सकता है क्या कर दें, इसने गाय की चर्बी मुंह पे लगा दी। तो बड़ी दिक्कतें होती थी। तो इस वजह से विद्रोह हुए धार्मिक कारणों में, अगर आप देखें तो, है ना। 1857 के विद्रोह को जन्म देने वाले कारणों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक सभी कारण जिम्मेदार हैं। कौन कौन से? राजनीतिक कारण भी हैं, सामाजिक कारण भी हैं, आर्थिक भी हैं, धार्मिक भी हैं। इन चारों को हेडिंग बनाकर, वैसे तो हेडिंग का टाइम मिलता नहीं है, सिर्फ इतना लिख सकते हैं आपकी धार्मिक कारणों में ये था, राजनीतिक कारणों में ये था, ठीक, जो अभी मैं बताऊंगा, आर्थिक कारणों में ये था। तो इस तरह से लिखना पड़ता है। जो एस्पिरेंट होता है वो सोच के जाता है घर से कि मैं काले पेन, नीले पेन से हेडिंग बनाऊंगा, सुंदर करूंगा और ऐसे ऐसे डिजाइन बना के लिखूंगा, नहीं होता है। कई बार तो खाली फ्लो चार्ट में ही इतना कम टाइम होता है कि क्या फ्लो चार्ट में बना के क्या करना पड़ता है ना, ट्री बना के छोड़ दिया जाता है।
तो राजनीतिक कारणों में डलहौजी की व्यपगत नीति वही। अब देखो यही तरीका होता है, ये मेच्योरिटी को दिखाता है। वो बचपन में करते थे, आपकी हेडिंग डाली राजनीतिक, हालांकि यहाँ उत्तराखंड में नंबर मिलते हैं इस चीज की, हेडिंग डाल दी जैसे राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, और छोटे छोटे पॉइंट बना के लिखिए। क्या कीजिए, छोटे छोटे पॉइंट पर ज्यादा अच्छे नंबर मिलते हैं। ऐसा नहीं कि आपने यहां से लिखना शुरू किया 10वीं लाइन पे जाके आपका है और तब आप पूर्ण विराम लगा रहे हो। इतना लंबा पढ़ना पसंद नहीं करता है कोई भी। छोटे छोटे कारण, जैसे आपने बोला राजनीतिक कारणों में क्या, डलहौजी की व्यपगत नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सिस को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोद न लेने की प्रथा जो थी, है ना, वेलेजली की सहायक संधि, वेलेजली की सहायक संधि विद्रोह को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। डलहौजी की व्यपगत नीति, डलहौजी की व्यपगत नीति या हड़प नीति, डलहौजी की हड़प नीति भी बोल सकते हैं, व्यपगत नीति भी बोल सकते हैं, ठीक है, ने जैतपुर, संबलपुर, झांसी, नागपुर आदि राज्यों को, आपको ये याद रखना है, जैतपुर, संबलपुर, झांसी, नागपुर आदि राज्यों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। साथ ही अवध के नवाब को कुशासन के आधार पर गद्दी से उतार दिया। भूतपूर्व पेशवा की पेंशन जब्त कर ली, और यह सब कारण व्यापक असंतोष फैलाने के लिए पर्याप्त था। अब आपने अपना वहां ज्ञान नहीं उड़ेलना है, आपने ये मान के चलना है कि हमने लिखना है, जो कॉपी चेक करने वाले हैं वो समझ जाते हैं कि आपको आता कि नहीं आता। पता चला आप लिख रहे हैं वहां पर कि पूर्व पेशवा यानी क्या नाम है, नाना साहब की पेंशन बंद कर दी, नाना साहब बिठूर में रहते थे, बिठूर कानपुर में है। नया नया बच्चा करता है ऐसा मेंस में, क्या करता है, अपना ज्ञान उड़ेलता है। ज्ञान नहीं देख रहे हैं आपका, वो देख रहे हैं सारा कवर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो उतने में। समझ में आया? या आप बोल रहे 7 पेशवा थे, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, बालाजी बाजीराव, और उसी क्रम में नाना साहब आते हैं, उनको बिठूर कानपुर में। क्या ये कहानियां नहीं लिखनी है। जितना पूछा गया सिर्फ उतना ही लिखना होता है मेंस में। कितना? जितना पूछा गया, उन्होंने कारण पूछे हैं कि विद्रोह के कारण क्या है। अब तक जो मैंने बताए उतना भी नहीं लिखना है। मतलब जो मैंने पूरी रूपरेखा बनाई कि 1857 के विद्रोह और स्वरूप के कारणों के बारे में इतिहास का, एक लाइन ये लिख दी, इतिहासकारों में पर्याप्त मतभेद है 1857 के विद्रोह और स्वरूप, विद्रोह के स्वरूप और कारणों के बारे में इतिहासकारों में पर्याप्त मतभेद है। 1857 के विद्रोह को जन्म देने के कारणों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कारण जिम्मेदार है। और फिर सीधे करना है आपने, राजनीतिक कारणों में डलहौजी की व्यपगत नीति, वेलेजली की सहायक संधि, है ना। थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करना चाह रहे हो, अगर 250 शब्दों में पूछा है तो इसको कर सकते हो आपकी डलहौजी की व्यपगत नीति में क्या हुआ, अवध पर कुशासन का आरोप, हल्का फुल्का दे सकते हो, ठीक है। असंतोष फैलाने के लिए पर्याप्त था, यहां तक मैंने बता दिया। डलहौजी ने तंजौर और कर्नाटक के नवाबों की राजकीय उपाधियां जब्त कर ली। मुगल बादशाहों को अपमानित करने के लिए उन्हें नजर देना, सिक्कों पर नाम खुदवाना आदि परंपराओं को डलहौजी ने समाप्त कर दिया। साथ ही बादशाह को लाल किला छोड़कर कुतुब मीनार में रहने का आदेश दिया। क्या किया? अगर पॉइंट बना के लिखोगे आप, वैसे बड़े क्वेश्चन में तो नहीं लिखा जाता, लेकिन छोटे क्वेश्चनों में जैसे अगर पूछ लिया कि राजनीतिक कारण क्या थे, तो पॉइंट बनाकर लिखें डलहौजी की व्यपगत नीति। उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। दूसरा आपने बोलना वेलेजली की सहायक संधि, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो थोड़ा थोड़ा जहां तक राजनीतिक कारण है उसको मैं शॉर्ट करके बताऊंगा कि कितना लिखना है। तो ऐसे करके तंजौर और कर्नाटक के नवाबों की राजकीय उपाधि जब्त कर ली, सिक्कों पर नाम मुगल बादशाह को अपमानित करने के लिए नजर देना बंद कर दिया, सिक्कों पर नाम खुदवाना बंद करवा दिया। कहा कि आप लाल किला छोड़कर का कुतुब मीनार चले जाओ, लाल किला छोड़ने का आदेश दिया, ठीक है। तो मुगल बादशाह चूंकि भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता था, इसलिए उसे, उसके अपमान में जनता ने अपना अपमान महसूस किया। क्या किया? और विद्रोह के लिए मजबूर हुए। यानी बादशाह का अपमान जनता ने अपना अपमान माना। राजनीतिक कारणों के साथ ही प्रशासनिक कारण भी विद्रोह के लिए जिम्मेदार थे। तो अब ये समझो आप कि अगर सिर्फ राजनीतिक कारण है और उसने 50 शब्दों में पूछे हैं, तो 1 बाई 1 क्या, डलहौजी के जो जो बुरे काम होंगे उनको लिख दो और थोड़ा सा वेलेजली की सहायक संधि कर दो, बस उतना काफी होता है। इतना समझ में आ गया? तब वहां पे ये मत लिखना कि जी वेलेजली की जो सहायक संधि है वो पहला व्यक्ति नहीं था जिसने सहायक संधि को इंट्रोड्यूस किया, पहला व्यक्ति तो फ्रांस का डुप्ले था जिसने इंट्रोड्यूस। ज्ञान नहीं उड़ेलना है, समझ में आ रहा है। प्रशासनिक कारण भी विद्रोह के लिए जिम्मेदार थे, तो अलग अलग पॉइंट बनाने हैं आपने। प्रशासनिक कारणों में क्या थे, और पहचानना भी है
कौन राजनीतिक कारण है, कौन प्रशासनिक। अब प्रशासनिक कारणों में बता रहा हूं मैं। प्रशासनिक कार्यों में भारतीयों की भागीदारी जातीय श्रेष्ठता पर आधारित थी। कोई भी भारतीय सूबेदार से ऊंचे पद तक नहीं पहुंच पाता था। सेना में भी सूबेदार से ऊपर नहीं होता था। लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट, कैप्टन वगैरह कुछ नहीं, सूबेदार बस। सबसे ऊंचा पद क्या? सूबेदार। ठीक है, कोई भी भारतीय सूबेदार से ऊंचे पद पर नहीं पहुंच पाता था। न्यायिक क्षेत्र में अंग्रेजों को हर स्तर पर भारतीयों से श्रेष्ठ माना जाता था। जज तो भूल ही जाओ ना, जज तो बन ही नहीं सकते थे। जज तो इवन कब, जब लॉर्ड रिपन पढ़ रहे होंगे हम, तो वहां पर लॉर्ड रिपन का सारा कार्यकाल अच्छा है, सिर्फ एक विवाद हो जाता उसके समय में। कौन सा? लॉर्ड रिपन बोल रहा हूं मैं। लॉर्ड रिपन के समय में यह बोला जाता है कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपियों का न्याय कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन सारे यूरोपीय लिख लिख कर, पत्र लिख लिख कर क्या करते हैं? विरोध करते हैं। नहीं, भारतीय न्यायाधीश हमारा न्याय नहीं करेंगे। भारतीयों की समझ में आ जाता है यार, हम न्यायाधीश भी बन गए, लेकिन हम क्या है, अपराधी, ये जो यूरोपीय अपराधी है उससे भी नीचे हैं। जब ये बोल रहे हैं कि हमसे न्याय नहीं करवाएंगे, बाद में मजबूर होकर क्या करना पड़ा ब्रिटिश सरकार को? रेशियो कम करना पड़ा। यानी अगर 5 न्यायाधीश बैठे हैं या 9 न्यायाधीश बैठे हैं तो 3 बैठेंगे कौन, मतलब एक रेशियो होता है, वो मैं नहीं बता रहा हूं अभी, वहीं पर बताऊंगा जब बता रहा हूँ। तो कौन सा है वो? इल्बर्ट बिल विवाद। तब भी हुआ कांग्रेस से पहले, तभी तो सीखा उन्होंने कि भैया लिखने से भी होता है, साइन करवा के भी होता है। तो जो कांग्रेस की पहली नीतियां थी उसमें यही तो था कि प्रतिवेदन देते थे, कुछ विरोध पत्र देते थे, उसमें साइन करवाते थे, लिख लिख कर भेजते थे, पत्र लिखते रहते थे, है ना। बाद में फिर आपको पता है कि गर्मपंथी आए, उन्होंने कहा भिक्षा वृत्ति से काम नहीं चलेगा, भीख नहीं मांगनी है ना। हाँ, युयुत्सा। चलो, तो कंपनी कहां तक पहुंचे हम? कोई भी भारतीय सूबेदार से ऊंचे पद तक नहीं पहुंच पाता था। न्यायिक क्षेत्र में अंग्रेजों को हर स्तर पर भारतीयों से श्रेष्ठ माना गया। कंपनी की भू राजस्व व्यवस्था ने अधिकांश अभिजात वर्ग को निर्धन बना दिया। क्या कर दिया भैया? पता नहीं चला कैसे लूट रहे हैं, धीरे 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 दीमक की तरह खा गए इस देश को। यानी जो कभी रिच लोग हुआ करते थे वो क्या हो गए? निर्धन हो गए। यानी अभिजात वर्ग को निर्धन बना दिया। बंबई में स्थापित इनाम कमीशन ने अपनी सिफारिशों के आधार पर करीब 20,000 जागीरों को जब्त कर दिया। इनाम कमीशन बना था बंबई में, 20,000 जागीरें जब्त कर दी गई। ये वैसे ही समझो कि माना आपका मकान है 200 गज, 100 गज जमीन है, 200 गज जमीन है, आपका मकान है, और सरकार बोले जब्त हो रहा है जी, अभी कुछ नहीं मिलेगा इसके एवज में, तो क्या होगा? अगर आपको घरों से क्या कर दिया जाए, बेदखल कर दिया जाए, तो गरीबी तो अपने आप आएगी। जागीरदारों की जागीरें छीन ली, 20,000 जागीरें छीन ली गई इनाम कमीशन के उस पर। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था द्वारा किसानों को जबरदस्त शोषण हुआ। इससे इन पर नंबर मिलेंगे आपको। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी। अब यहाँ पे ये मत लिखना कि रैयतवाड़ी के पिता कौन थे और महालवाड़ी के पिता कौन थे, ये नहीं लिखा जाता है यहाँ पर। मेंस में फैक्चुअल नहीं होता है। मेंस में क्या होता है? बताए जाते हैं कि कारण विद्रोह के कारण राजनीतिक कारणों में क्या थे और प्रशासनिक कारणों में क्या थे। समझ में आ गया? नया नया बच्चा, मैंने कहा नहीं क्या, नया नया एस्पिरेंट जो होता है वो ज्ञान, वो सोचता है ज्ञान उड़ेलने से क्या होगा, नंबर मिलेंगे। इवन आईएएस में भी नहीं मिलते हैं इस पर नंबर। आपने कैसे दिया है, कैसा लिखा है, उस पर नंबर मिलेंगे, तो फैक्ट पर नहीं मिलते हैं। कहीं आप ये सोच रहे हो कि हमने डेट लिखी है जी, बाबर का जन्म इतनी तारीख को हुआ था, दादी का नाम लिख दिया, एहसाना दौलत बेगम, पिताजी का नाम लिख दिया, माँ का नाम लिख दिया, कुछ नहीं मिलने वाला। जो क्वेश्चन पूछा है उतना आंसर देना, ठीक है। तो स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी व्यवस्था के द्वारा किसानों का जबरदस्त शोषण हुआ और वो निर्धनता के कुचक्र में फंस गए। क्या हो गए? 1857 के विद्रोह के लिए जिम्मेदार सामाजिक और आर्थिक कारणों में अंग्रेजी प्रशासन के सुधारवादी उत्साह के अंतर्गत पारंपरिक भारतीय प्रणाली और संस्कृति संकटग्रस्त स्थिति में पहुंच गई, जिसका रूढ़िवादी भारतीयों ने जमकर विरोध किया। क्या किया? 1857 के विद्रोह के लिए जिम्मेदार, अब मैं बता रहा हूं सामाजिक और आर्थिक कारणों में, सामाजिक और आर्थिक कारणों में। अब ये ना, जब आप लिख रहे होंगे मेंस में, अंडरलाइन करना है आपने, सामाजिक और आर्थिक कारणों में। जैसे राजनीतिक कारणों में अंडरलाइन कर दिया, फिर आपने प्रशासनिक कारणों को प्रशासनिक कारणों में अंडरलाइन कर दिया, तो कॉपी चेक करने वाले की समझ में आ जाता कि अब ये प्रशासनिक कारण लिख रहे हैं। अब आप क्या लिख रहे हो भाई? सामाजिक और
आर्थिक कारण लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? सामाजिक और आर्थिक कारणों में अंग्रेजी प्रशासन के सुधारवादी उत्साह के अंतर्गत, सुधारवादी उत्साह के अंतर्गत मतलब, हाँ जी, भले ही लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 की धारा 17 से सती प्रथा का अंत किया, लेकिन आपको लगता है कि भारतीय खुश हुए? भारतीय खुश नहीं हुए भाई, क्योंकि दिमाग एक ऐसी चीज होती है, जब बिठा दिया गया ना बचपन से, ना तो पुरुष खुश हुए, महिलाएं भी क्या हुई, अरे भाई अब कैसे मिलेगा स्वर्ग, किसको? पति को। क्योंकि दिमाग में जो बचपन से आप बिठाएंगे, क्या बिठाएंगे आप? अगर ये बिठाएंगे कि सती होने से ही उस आदमी को जो मर गया है वो उसको स्वर्ग मिलेगा, तो दिमाग में वही रहेगा हर समय। क्या रहेगा? समझ में आ रहा है? तो जब सती प्रथा का अंत हुआ तो भारतीयों ने खाली विलियम बेंटिंग का थोड़े, राजा राम मोहन राय के घर पे भी पथराव किया, बोला कि ब्राह्मण होकर भी क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे कार्य कर रहा है, बता सती प्रथा को अब कैसे होगा? बड़ा विरोध हुआ उसका। बलि प्रथा अगर बंद कर दी गई तो उसका विरोध हुआ कि अब कैसे होगा भाई, अब तो क्या अकाल पड़ जाएगा, बलि मानव बलि तो दी नहीं गई इस बार, मोटा ताजा आदमी तो मारा ही नहीं गया, देवी तो रुष्ट हो जाएंगी। तो भाई ऐसा होता है कि हर चीज का क्या होता है, विरोध होता है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हम बैठकर ये बोल सकते हैं कि सती प्रथा का अंत करना बिल्कुल सही था, अंग्रेजों का बिल्कुल सही कदम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग का, इसीलिए वो सम्मानित, उसको सम्मान भी दिया जाता है कि वो एक व्यक्ति है जिसने इस देश के अंदर सती प्रथा को क्या कर दिया, अंत कर दिया। ठीक है, तो कुप्रथाओं का अंत करने के लिए बहुत विरोध झेलना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? विरोध झेलना पड़ता है। ठीक, जैसे 3 तलाक, ये एक कुप्रथा है। ठीक है, अब भाई लास्ट में कौन उसमें जो विक्टिम है वो कौन है? महिला है, और महिला के माना 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, तो वो विक्टिम है। वो तो पिता से क्या हो गए, एक तरह से छूट गए ना, पिताजी तो चले गए दूसरी जगह, लेकिन वो छूट गए। अब खाना पीना कहां से होगा भाई, रहना कैसे होगा, ये दिक्कत हो जाती है। तो लास्ट में क्या होता है, शोषण, मतलब जो दुख झेलते हैं वो कौन? महिलाएं और बच्चे झेलते हैं। और ऐसे बच्चे जिन्हें पता ही नहीं कि हो क्या रहा है ना, कुछ बच्चे गोद में भी हो सकते हैं, उनको क्या पता कि क्या हुआ। समझ में आया? ऐसी कई कुप्रथाएं होती हैं। क्या होती हैं? कई कुप्रथाएं होती हैं। उन कुप्रथाओं को क्या करना पड़ता है? अंधानुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना है। क्या करना है? अनुसरण करना है। चलो, तो भाई उत्साह, जो सुधारवादी उत्साह के अंतर्गत पारंपरिक भारतीय प्रणाली और संस्कृति संकटग्रस्त स्थिति में पहुंच गई, जिसका रूढ़िवादी भारतीयों ने जमकर विरोध किया। रूढ़िवादी जो भारतीय थे उन्होंने विरोध किया, है ना। विधवाओं का जीवन भैया ऐसा था कि क्या बताना, विधवा होना मतलब बहुत ही क्या, सती प्रथा तो बंद हो गई, लेकिन बाद में क्या हुआ, जो विधवा हो गई, माना बाल विधवा हो गई कोई, तो अब दूसरी शादी नहीं होती थी इस देश में, दूसरे विवाह का कंसेप्ट नहीं था। और फिर उसका जीवन कैसा कि एक टाइम भोजन करना है, जमीन पर सोना है, बाल कटा के रखने हैं, कहीं किसी समारोह में नहीं जाना है, उसका दर्शन भी अशुभ माना जाता था। ऐसा बना दिया उसको कि जैसे पता नहीं क्या कर दिया उस बालिका ने। शादियां जल्दी हो जाती थी, माना 10 साल में शादी हो गई, 12 साल में विधवा हो गई, क्योंकि बुढ़े के साथ शादी हुई, किसी बूढ़े व्यक्ति के साथ। बूढ़े जी तो चले गए, अब क्या हो गया, वो बाल विधवा हो गई, उस पर फिर अत्याचार होते थे। क्या होते थे? और ये खाली छोटे घरों में नहीं, बड़े घरों में भी होता था। जमींदारों के यहाँ, जागीरदारों के यहाँ भी होता था। एक पिक्चर बनी है ऋषि कपूर की, देखना उसको कभी। कौन सी, नाम बताओ? हम तो भय परदेसी, अब नहीं आएंगे, कि अब कुछ ऐसा करके, है ना। पद्मनी कोल्हापुरी है, कौन है उसमें, जो भी होंगी, पुरानी पिक्चर है, बनी है। समाज में वैसा था, तो सिनेमा जो होता है समाज का दर्पण होता है। ईसाई धर्म के प्रचार के लिए पर्याप्त सुविधाएं सरकार द्वारा प्रदान की गई। भाई आपको पता है, एक्ट में भी लिखा गया कि धर्म प्रचारकों को क्या, भारत आने की स्वतंत्रता दी गई। उन्हें बोला गया कि ईसाई धर्म का क्या करो, प्रचार करो। ठीक है, 1856 में धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम, यानी रिलीजियस डिसएबिलिटी की धारा 21 के द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले लोगों को अपनी पैतृक संपत्ति का हकदार माना गया। हाँ जी, प्रेम रोग पिक्चर देखिए, बहुत पुरानी पिक्चर है, लेकिन उसके माध्यम से बता रखा कि ऐसा नहीं कि निम्न वर्गीय लोगों में ही दिक्कत होती थी, उच्च वर्गीय लोगों में भी दिक्कत होती थी। ठीक है,
अरे भाई ये समझ में आ गया, ईसाई धर्म प्रचारकों को स्वतंत्रता मिल गई भारत आने की। ठीक है। दूसरा, 1856 में धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम, मनुस्मृति में लिखा हुआ, भाई जो हमारी प्राचीन स्मृति ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ कि अगर कोई हिंदू दूसरा धर्म ग्रहण कर लेता है तो पैतृक संपत्ति से वंचित माना जाएगा। अंग्रेजों ने एक कानून पास किया, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम, उसमें कहा गया कि अगर कोई बेटा ईसाई धर्म ग्रहण करता तो उसको उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, उसे पैतृक संपत्ति मिलेगी। इसका मतलब वो ईसाई धर्म को क्या कर रहे थे, प्रोत्साहन दे रहे थे। उससे भी भारतीय नाराज हुए, यार ये क्या बात हुई, हमारे धर्म में तो ऐसा लिखा हुआ कि विधर्मी अगर हो गए तो समझ लो पैतृक संपत्ति से वंचित। तो पैतृक संपत्ति का इसमें हकदार माना गया। साथ ही उन्हें नौकरियों में पदोन्नति, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की सुविधाएं प्रदान की गई। लालच भी दिया गया, भाई ईसाई बन जाओ, है ना, क्या होगा, प्रमोशन मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा, सरकारी नौकरी भी मिलेगी। अंग्रेजों की इस नीति ने भारतीयों को अंततः विद्रोह के लिए मानसिक रूप से तैयार कर दिया। क्या कर दिया, माना अभी एक नियम आ जाए कि जो ईसाई धर्म स्वीकार करेगा उसको क ख ग घ 4 श्रेणियां होती ना, क और ख श्रेणी के पद सिर्फ उन्हीं को मिलेंगे जो ये धर्म ग्रहण करेगा। मुझे लगता है कि बेरोजगारी एक ऐसी चीज होती है ना, कि क्या कर ही लेंगे भाई। राजेश खन्ना ने कहा था रोटी पिक्चर में कि कसूर मेरा नहीं, रोटी की कसम, भूख की दुनिया में ईमान बदल जाते हैं। ईमान बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, एक व्यक्ति लग रहा मुझे जो नहीं करेगा। उस जमाने में किया होगा लड़कों ने, पिताजी लोग परेशान हो गए होंगे, उन्होंने विरोध किया होगा, भाई हमारे सारे बच्चे क्या हो गए, ईसाई बन गए, चलो। अंग्रेजों की इस नीति ने भारतीयों को अंततः विद्रोह के लिए मानसिक रूप से तैयार किया। 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिल गई। 1833 के एक्ट में लिखा उन्होंने, कानून में, कि क्या धर्म प्रचार की स्वतंत्रता है, जाइए ब्रिटेन से जितने भी पादरी लोग हैं वो जाइए और क्या कीजिए, धर्म प्रचार कीजिए। कंपनी के नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष मैगलस ने 1857 में ब्रिटिश संसद में बोलते हुए कहा कि ईश्वर ने भारत का विशाल साम्राज्य अंग्रेजों को ईसा मसीह की विजय पताका को एक छोर से दूसरे छोर तक फहराने के लिए दिया है। क्या है, दिया है। प्रत्येक अंग्रेज को अपनी पूरी शक्ति इस कार्य में लगा देनी चाहिए ताकि सारे भारत को ईसाई बनाया जा सके। पता नहीं क्यों भारत को कन्वर्ट करने के लिए हर कोई क्या आतुर रहता है। हमने तो नहीं किया किसी को आतुर, किसी को कन्वर्ट। हम जो भी आया होगा हमें उसको, उसने समझा हमको, उसने अपने आप ही वृंदावन में जाओ, ऋषिकेश में जाओ, कई फॉरेनर्स मिल जाएंगे आपको, है ना। और भारतीय परिधान में क्या कर रही हैं, विवाह कर रही हैं। भारत से जो महिलाएं आ रही हैं, खासकर रूस की जो महिलाएं हैं, वो भारतीय धर्म को बड़ा पसंद करती हैं। ठीक है। और भारतीय पुरुषों को सबसे ईमानदार माना जाता है कि क्या, विश्व में सबसे ईमानदार किसके लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए माना जाता है। यहाँ पर बड़े आश्चर्यचकित होते हैं फॉरेनर जब आते हैं कि ये कौन है, कि ये वाइफ है, कौन सी है, कि पहली वाइफ है, कब तक रहेंगी ये। हमारे यहाँ तो 7 जन्मों का रिश्ता होता है भाई। महिला से भी पूछते हैं, महिला भी बोलती है कि भाई जब शादी हो रही थी तो उसमें बोला गया था कि 7 फेरों के 7 जन्म प्यारी दुल्हनिया भूल ना जाना। तो इतनी आश्चर्यचकित होते हैं वो लोग, क्योंकि वहां का कल्चर तो अलग है। वहां तो ट्रायल मैरिजेस है। आज इससे 2 साल बाद, भाई आपने मेरा बर्थडे याद नहीं किया, ओके डिवोर्स, अब दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, बच्चे भी ऐसे ही हैं, है ना। हाँ, तो वहां होता है ऐसा, यहां नहीं है, इसलिए ईमानदार माना जाता है किनको, भारतीय पुरुषों। तो ईश्वर ने भारत का विशाल साम्राज्य अंग्रेजों को ईसा मसीह की विजय पताका को एक छोर से दूसरे छोर तक फहराने के लिए दिया है। प्रत्येक अंग्रेज को अपनी पूरी शक्ति इस कार्य में लगा देनी चाहिए ताकि सारे भारत को ईसाई बनाया जा सके। बड़ा अद्भुत बात थी। आर्थिक कारण, अब आ गए हम किसमें, आर्थिक कारण में। ये थे आपके कौन से कारण, सामाजिक कारण। मैं मतलब आप पकड़ना भी सीखिए, राजनीतिक कारण कौन से हैं, दूसरा पकड़ना सीखिए। दूसरा मैंने बताया प्रशासनिक कारण, तीसरे नंबर पे मैंने बताया सामाजिक कारण, फिर अब आ रहे आर्थिक कारण। आर्थिक कारणों में 1857 के विद्रोह के लिए आर्थिक कारण भी जिम्मेदार थे। 1857 के विद्रोह के लिए भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का सबसे बड़ा अभिशाप था देश का आर्थिक शोषण। इन सब में सबसे बड़ा अभिशाप क्या था, आर्थिक शोषण।
एक बार के लिए राजनीतिक कारणों को अलग कर दो, प्रशासनिक कारणों को अलग कर दो, सामाजिक कारणों को अलग कर दो। यार सबसे खतरनाक चीज होती है खाली जेब, और इससे अच्छा, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता होगा बेरोजगार हो आप लोग। हालांकि बड़े समृद्ध बेरोजगार हो, क्योंकि पॉकेट मनी मिल रहा है बढ़िया घर से, है ना, मोबाइल वोबाइल सब मिल रहा है, उसमें क्या हो रहा है, सब चीजें मिल रही हैं, 3 टाइम का खाना मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, सब मिल रहा है, अभी समृद्ध हो, क्या हो, 12th फेल पिक्चर देखिएगा, उसमें बता रखा है क्या करना पड़ता है पढ़ने के लिए, है ना। ये कई हैं ऐसे जिनके अंदर योग्यता है लेकिन धन नहीं है, उनसे पूछिए क्या। तो सबसे खतरनाक होती है खाली जेब, क्या होती है, हाँ। और सबसे खतरनाक भी उसमें ये होता है कि आप कहीं जा रहे हो किसी दुकान में और आपका मन कर रहा है कुछ खाने का, कुछ लेने का, पर जेब में पैसे नहीं है, तो वहां से मन मारकर जब जाना पड़ता है, वो बड़ी बुरी स्थिति होती है। इसलिए अगर सेवाएं देनी है तो जॉब कीजिए, और अगर कमाना है तो फिर इंडस्ट्रियलिस्ट बनिए और एंटरप्रेन्योर बनिए, और इतना कमाइए कि कोई भी चीज महंगी ना लगे। अमेरिका अगर आप जाओ, अमेरिका में अगर आपको एक हेलीकॉप्टर दिखता है, आपने पूछना कितने का है, क्या कितने का है, उन्होंने कहा कि क्या कितने का है, उन्होंने मतलब रुपयों में अगर ये बोला कि 50 करोड़ का है, तो बोलना 2 पैक करा दो, क्या करा दो, पैक करा दो, मतलब 2 एड्रेस दो और वहां भिजवा देना। तो बोलेंगे 2 क्यों, बोलना एक मेरे लिए और एक मेरे लाइफ पार्टनर के लिए या माता पिता के लिए, है ना, समझ में आ गया, ठीक है। तो इतना कमाओ कि कोई भी चीज क्या ना लगे, महंगी ना लगे। आर्थिक कारण भी 1850 से बता दिया मैंने। प्लासी के युद्ध के बाद निरंतर भारत का शोषण होता रहा, जो शायद जन असंतोष का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। अब आपने इस पर ध्यान देना है, आपसे प्री में क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था, आंसर आर्थिक, क्या आर्थिक कारण जो था वो सबसे महत्वपूर्ण था, यानी भारत का जो शोषण हो रहा था वो जन असंतोष का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। आर्थिक शोषण और उसके पारस्परिक आर्थिक ढांचे के पूर्णतः विनाश ने किसान, दस्तकारों, हस्तशिल्पकारों तथा बड़ी संख्या में परंपरागत जमींदारों को दरिद्र बना दिया। क्या बना दिया, पेन्यूरी बोलते हैं, एक वर्ड आता है एक्सट्रीम पॉवर्टी, मतलब खाने पीने के लाले पड़ गए भाई उन लोगों के यहाँ, जहां कभी नौकर चाकर हुआ करते थे, शानो शौकत हुआ करती थी, वो क्या हो गए, दरिद्र हो गए। तो सबसे बुरा यही होता है। ब्रिटिश भू और भू राजस्व नीतियां, कानून और प्रशासन की प्रणालियों ने बड़ी संख्या में किसानों और जमींदारों को भूमि के उनके अधिकारों से अलग कर लिया। जमींदारों और किसानों का उत्पीड़न तथा उनकी बड़ी मात्रा में धन की उगाही आदि ऐसे कारण थे जिन्होंने असंतोष को जन्म दिया, परिणाम स्वरूप विद्रोह की भूमिका बनी। इतना समझ में आ गया। 1857 के विद्रोह के सैनिक कारणों में, अब आए हम सैनिक कारणों में, किसमें आए, सैनिक कारणों में। अनेक ऐसे कारण थे जिन्होंने इस विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार की। अंग्रेजी सेना में कार्यरत भारतीय सैनिकों में अधिकांश कनिष्ठ अफसर थे। क्या थे, कनिष्ठ अफसर थे। उन्हें पदोन्नति का कोई फायदा नहीं दिया जाता था, ज्यादा काम भी नहीं से लिवाया जाता था। गोरों के लिए अलग पैटर्न था, कालों के लिए अलग पैटर्न था। खाने में भी बड़ी क्या थी, भेदभाव था, ठीक है। पदोन्नति से वंचित, वेतन की न्यूनतम मात्रा, भारत की सीमाओं से बाहर युद्ध के लिए भेजा जाना, समुद्र पार भत्ता न देना आदि ऐसे कारण थे जिन्होंने भारतीय सैनिकों में असंतोष को जन्म दिया और वे विद्रोह के लिए विवश हुए। पदोन्नति नहीं हो रही है, प्रमोशन मिल ही नहीं रहा है। वेतन की न्यूनतम मात्रा, वेतन इतना ही दिया जा रहा है जिसमें दाल रोटी चल रही है खाली परिवार वालों की, ठीक है। भारत की सीमाओं से भी बाहर भेज रहे हैं आप युद्ध करने के लिए, भत्ता नहीं दे रहे हैं। समुद्र पार भी भेज रहे हैं जो कि पाप है धर्म में, हिंदू धर्म में, ठीक है। समुद्र पार भत्ता नहीं दे रहे हैं, साथ में भेज भी रहे हैं, लड़वा भी रहे हैं, भत्ता नहीं दे रहे हैं एक्स्ट्रा, ठीक। तो ये सब विद्रोह के लिए विवश हुए सैनिक। चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग से 1857 के विद्रोह को तात्कालिक कारण माना जा सकता है। जब भी क्वेश्चन पूछेगा 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, आपने बोलना चर्बी युक्त कारतूस। ऐसे समय में जब अनेक कारणों ने जनता में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रोध की ज्वाला पहले से ही भड़का रखी थी, कैनिंग की 2 घोषणाओं ने आग में घी का काम कर दिया। ये 2 घोषणाएं क्या थी कैनिंग की? नंबर 1, सेना में नए रंग रूटों के लिए समुद्र पार के
ब्रिटिश प्रदेशों में सेवा करना अनिवार्य कर दिया गया। रंगरूट मतलब जो नए सिपाही होते हैं उन्हें रंगरूट बोला जाता है। कहा गया कि भैया उन्हें तो जाना ही पड़ेगा, कहाँ, ब्रिटिश प्रदेशों में सेवा करना अनिवार्य कर दिया गया, समुद्र पार, ठीक, जिसे वे यानी भारतीय सैनिक अपने धर्म के विरुद्ध समझते थे। क्या समझते थे? दूसरी घोषणा क्या थी? सैनिकों को एक ऐसे कारतूस के प्रयोग के लिए विवश होना पड़ा जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी। कैनिंग सरकार ने 1857 में सैनिकों के प्रयोग के लिए ब्राउन ब्रेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू किया। ये आईएएस का क्वेश्चन रहा है कि कौन सी राइफल आई थी? एनफील्ड राइफल आई थी। पहले कौन सी चलती थी? ब्राउन ब्रेस चलती थी, जिसमें कारतूसों को लगाने से पूर्व दांत से खींचना पड़ता था। क्योंकि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी, इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क उठे। परिणाम स्वरूप 1857 का विद्रोह की शुरुआत हुई। कितना समझ में आ गया? विद्रोह की योजना, विद्रोह की ऐसा नहीं है कि 1857 का विद्रोह अकस्मात फूट पड़ा हो। इसके पीछे पर्याप्त संगठन और तैयारी थी। इतिहासकार सुंदरलाल के अनुसार इस राष्ट्रीय प्रयत्न के तह में उतनी ही गहरी योजना और उतना ही व्यापक और गुप्त संगठन था। जहां तक मालूम हो सकता है, इस विशाल योजना का सूत्रपात कानपुर के समीप बिठूर या फिर लंदन में हुआ था। ये कौन बोलते हैं? इतिहासकार सुंदरलाल बोलते हैं। कहां पर हुआ था? कानपुर, बिठूर या लंदन में? कहां पर हुआ था? लंदन में। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नाना साहब, धोंदूपंत नाम था इनका, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? धोंदूपंत। धोंदूपंत के निकटस्थ अजीमुल्ला खां तथा सतारा के अपदस्थ राजा के निकटवर्ती रणोजी बापू ने लंदन में विद्रोह की योजना बनाई थी। ये ध्यान रखना आपने, ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि कौन? तो नाना साहब के निकटस्थ जो थे अजीमुल्ला खां और सतारा के अपदस्थ राजा के निकटवर्ती रणोजी बापू ने लंदन में विद्रोह की योजना बनाई थी। अजीमुल्ला ने बिठूर कानपुर में नाना साहब के साथ मिलकर विद्रोह की योजना को अंतिम रूप देते हुए, ये डेट याद रखनी है आपने, 31 मई 1857 को क्रांति का दिन निश्चित किया। तब क्रांति पहले हो गई वो अलग चीज है, लेकिन 31 मई 1857 को याद करना पड़ेगा आपको डेट के साथ। 31 मई 1857 को क्रांति का दिन निश्चित किया गया। क्रांति के प्रतीक के रूप में कमल और रोटी को चुना गया। ये कमल बीजेपी का कमल नहीं है, ये उस समय पहले भी हमारा प्राचीन भारत में भी कमल क्या माना जाता? क्रांति का प्रतीक माना जाता था। कमल और रोटी को चुना गया। कमल के फूल को उन सभी सैन्य टुकड़ियों तक पहुंचाया गया जो विद्रोह में शामिल थी, और रोटी को एक गांव के चौकीदार द्वारा दूसरे गांव में पहुंचाया जाता था। सांकेतिक भाषा में क्या? सर जॉन के अनुसार महीनों से ही नहीं बल्कि वर्षों से ये लोग सारे देश के ऊपर अपनी साजिशों का जाल फैला रहे थे। विशाल साहब के दूत पत्र लेकर घूम रहे थे। इन पत्रों में हथियारों के साथ और शायद रहस्यपूर्ण शब्दों में भिन्न भिन्न पदों के नरेशों और सरदारों को सलाह दी गई थी और उन्हें युद्ध में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। ऐसा पहले भी होता था। क्या होता था? प्राचीन काल में भी अगर हम देखें तो क्या सांकेतिक भाषा में क्या बताया जाता था कि भाई अब क्या होना है? विद्रोह होना है। समझ में आ गया? ठीक है। तो अब इसके बाद हमने पढ़ना है घटनाक्रम। क्या पढ़ना है? जिसको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा कि 1857 में क्या क्या हुआ। पहले आपने इसको तैयार करना है। मैंने कहा मेंस का क्वेश्चन है, 16 नंबर का क्वेश्चन है, 250 शब्दों में थोड़ा थोड़ा लिखना। राजनीतिक कारणों में, उसके बाद प्रशासनिक कारणों में, उसके बाद सामाजिक कारणों में, उसके बाद आर्थिक कारणों में, और उसके बाद सैन्य कारणों में। ये 5 कारण लिखने हैं आपने। अब आप खुद समझ लो कि एक पेज में 100 शब्द आते हैं, 250 शब्द 2.5 पेज में आते हैं। तो आपने क्या करना है कि आधा आधा पेज, इसमें आधा पेज आपने राजनीतिक कारण, आधा पेज आपने सामाजिक कारण, आधा पेज प्रशासनिक, आधा पेज आर्थिक, आधा पेज सैन्य। ठीक है? थोड़ा सा स्टार्टिंग के लिए और थोड़ा सा लास्ट के लिए आपने क्या करना है? जगह बचा के रखनी है। जब कारण पूछेगा 16 नंबर का क्वेश्चन आपने तैयार करना। क्लियर हो गया? प्री भी तैयार हो रहा है, यहां से मेंस भी तैयार हो रहा है। ठीक है?